गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्यूटी। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ओआर क्या होता है, उसका स्कोप क्या था, उसके रिसेंट ट्रेंड का है, डायग्राम ऑपरेशन सर्च को यूज करें। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग एनवायरमेंट। देखिए, डिसीजन मेकिंग एनवायरमेंट का मीन्स है कि जो भी हमारे पास एनवायरमेंट होता है कंपनी में, कोई भी पर्सन है, चाहे आपकी फैमिली में हो, चाहे आपका घर में कोई डिसीजन लेना है या बाहर कोई डिसीजन लेना है, तो हम वहाँ का एनवायरमेंट यानी कि वहाँ की सर्कमस्टांसेस, वहाँ की कंडीशन चेक करके क्या लेते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। तो वही चीजें बेसिकली जो क्वालिटी होती है डिसीजन की, मेन ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड सर्विसेज और फेलियर ऑफ द सर्विसेज। और जो हम बेसिकली बिजनेस की बात करें तो हमारे ही बिजनेस के अंदर जो भी हमने डिसीजन लिया है उस डिसीजन की क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि वो सक्सेस है या फिर फेलियर है बिजनेस के लिए। तो जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके डिसीजन है वो एनवायरमेंट होता है, इंडस्ट्रियल जो भी एनवायरमेंट है। जैसे लोग कहते हैं कि आपने एक गलत डिसीजन लिया, आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए था। बेसिकली जो प्रेजेंट सिचुएशन आपके पास है, जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस आपके पास है, आप उसके बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं। तो बेसिकली जो भी डिसीजन लिया जाता है वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। जनरली हमारे पास अगर हम देखें बिजनेस के फील्ड में, तो हमारे पास बेसिकली कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके जो एनवायरमेंट्स होते हैं उसके बेस पर अपना डिसीजन जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। फर्स्ट होता है सर्टेनिटी। देखिए, सर्टेनिटी का मतलब होता है कि वो एनवायरमेंट है जहां पर आपको पहले से ही पता है कि अगर ये डिसीजन लिया जाएगा तो ये आउटपुट आएगा, ये डिसीजन लिया जाएगा तो हमारे पास कितना प्रॉफिट या इतना लॉस होगा, ये डिसीजन लिया जाएगा तो हमारे पास ये प्रॉफिट या फिर ये लॉस होगा। तो बेसिकली आपको पहले से ही पता है कि प्री डिटरमाइंड है आपके पास, आपको आइडिया है हर चीज का कि आपको यहाँ से क्या डिसीजन, इस डिसीजन पर आपका क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास जैसे भी जितने भी फार्मर्स होते हैं एग्रीकल्चर के लिए अगर हम बात करें तो फार्मर को ये पता है कि उसे कौन सा सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है। अगर वो सीजन में टाइम पीरियड उसका निकल गया तो उसे ये पता है कि अब ये क्रॉप ग्रो करूंगा तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता है, उसका ऑल्टरनेट सोचता है। तो बेसिकली वहां पर एक चीज सर्टेन है आपका कि उसे वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का प्रेशर, उसके बेस पर वो डिसाइड करता है, प्लस टाइम के अकॉर्डिंग वो चेक करता है कि उसे कब तक उसे ग्रो कराना है। जनरली आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि अब तो हमारा टाइम निकल गया, हम इसे ग्रो नहीं करा सकते। बेसिकली उसका रीजन ये होता है कि जितने टाइम तक वो कंप्लीट होकर के एग्री साइकिल, तब तक का जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या होगा, वहाँ का चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो वो बेसिकली हमारे लिए क्या होता है, यूजलेस हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीट को कल्टीवेट करने का एक प्रॉपर टाइमिंग होता है। अगर आप 2 या 3 महीने बाद बीट को ग्रो करेंगे, मे बी उस टाइम की जो कंडीशन है वो शायद हो सकता है बीट को ग्रो करा दे, बट जब उसको हार्वेस्टिंग का टाइम आएगा, वो भी आपने क्या किया, हम अप्रैल में हार्वेस्ट करते हैं तो मई जून जुलाई में पहुंच गए, जो एक रेनी सीजन होता है और उस टाइम हार्वेस्टिंग नहीं पॉसिबल है। तो वो सब चीजें हमें पहले से ही पता है कि हमें कौन सा काम कब करना है, कैसे, किससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो ये होता है हमारे पास सर्टेनिटी। नेक्स्ट होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस चीज के बारे में या उस कंडीशंस के बारे में, वो या तो हमारे पास इनसफिशिएंट है या फिर हमारे पास जितने भी है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, या आपके पास जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं, जो भी कंडीशन है वो अनरिलायबल कंडीशन है। तो उस केस में अगर हम डिसीजन लेते हैं तो वो क्या होता है, अंडर अनसर्टेन कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे दिया इफ अ कंज्यूमर बाय गुड्स दे नो व्हाट दे आर गेटिंग and how much it will be get from their consumptions, but for some goods it means gains or losses. जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर कोई would be कस्टमर है, उसे ये पता है कि उसने आज ये परचेज किया है तो उसको ये कहाँ तक हेल्प करेगा, उससे वो क्या निकाल सकता है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई लॉटरी पर या कोई गैम्बलिंग पर कर रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं है कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे, हो सकता है कि आप हार भी जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक अनसर्टेन कंडीशन होती है। नेक्स्ट होता है देखिए, अंडर द कंडीशन ऑफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन इवेंट टेक प्लेस। ठीक है, मींस जो भी हमारे पास उस इवेंट के, यानी कि हमें ये पता है कि ये इवेंट होने के चांसेस है, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है। हम क्या करते हैं, उस इवेंट के होने ही ना होने दोनों की प्रोबेबिलिटीज को डिटरमाइन करते हैं और उसके बेस पर हम क्या करते हैं, जनरली अपना डिसीजन लेते हैं। इस केस में जो जनरली हम ये कहते हैं कि एक एक्सपीरियंस पर्सन है, उसका एक डिसीजन ले लेते हैं। एक्सपीरियंस का मतलब है जब ये कभी बहुत पहले कभी कोई सही सिचुएशन आई होगी, उस समय जो डिसीजन लिया होगा वो सही था या गलत था। तो बेसिकली ये जो होता है, जो जितने भी मैनेजर्स होते हैं या ऑनर्स होते हैं वो रिलाई करते हैं जो भी एक्सपीरियंस होता है।
ठीक है, क्योंकि जनरली जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं उनको एज कम्पेयर टू जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पता होता है कि पहले कभी जब ऐसी कंडीशन आई थी हमने ये स्टेप लिया था तो उस पर हमें क्या रिजल्ट मिला था उसका। जनरली अगर हम देखें जो भी हमारे पास पे ऑफ गिवन होता है, क्योंकि हमें बेसिकली जब डिसीजन भी होता है एक तो हमें स्ट्रैटेजीज हमारे पास गिवन होती हैं और जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है और उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को हम चूज करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, यानी कि हमें लॉस होगा या फिर क्या गेन होगा। तो हमारे पास पे ऑफ डिफाइंड होती है और जो मेजर क्राइटेरिया होते हैं जो कि आपका पे ऑफ पर डिफाइंड होता है वो होता है मैक्सिमम क्राइटेरिया, मैक्सिमस क्राइटेरिया, फॉरवर्ड अल्फा इंडेक्स और मिनिमम रिग्रेट क्राइटेरिया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कोई में से किसी न किसी को आपको स्पेसिफाई करके देना, ठीक है, और उसके बिहाफ पर आप अपना सोल्यूशन। जनरली जो हमारे पास जितने भी कुछ हमारे पास होते हैं जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड पे हमारे पास दो चीज होते हैं, एक तो लाप्लास होता है और एक होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसे हम पीएमवी भी बोलते हैं। फर्स्ट होता है मैक्सिमम क्राइटेरिया। देखिए मैक्सिमम क्राइटेरिया अपने आप में इसे हम बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ पैसिविटी, ठीक है। ये जनरली हमारे पास क्या होता है कि यह मानते हैं कि जो भी हमारे पास डिसीजन आएगा वो आपके पास बेस्ट ऑफ द वर्स्ट है, यानी कि जितनी भी वर्स्ट सिचुएशन आएंगी हमारे पास उनमें से हमें बेस्ट रिजल्ट डिटरमाइन करना है, ठीक है। यानी कि पैसिविस्टिक अप्रोच के बाद हम लेकर के चलते हैं इसे, और इसमें हमें जितने भी हमारे पास जो वर्स्ट केस कंडीशंस हमारे पास है उनमें से हमें बेस्ट ऑप्शन जो है उसे फाइंड आउट करना होता है। नेक्स्ट होता है हमारे पास मैक्सिमम क्राइटेरिया। मैक्सिमम क्राइटेरिया को बोलते हैं क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमिज्म, क्योंकि ये हमारे पास डिपेंड होता है कि जो आपके पास भी है, जो नेचर है हमारे पास वो एक काइंड है और इसमें हमसे बेस्ट यानी कि बहुत सारे बेस्ट ऑप्शन है उसमें से हमें बेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्राइटेरिया जो होता है जनरली जो जितने भी रिस्क टेकर्स होते हैं यानी कि जिन्हें रिस्क लेने की हैबिट होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है, यानी कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है इसके लिए हमारे पास, यानी कि जितने भी बेस्ट रिजल्ट है उसमें से हमें क्या करना है, बेस्ट को चूज करना है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल एल्फा इंडेक्स। जनरली ये जो हमारे पास होता है ये आपकी प्रैग्मेटिक कॉम्प्रोमाइज होता है जितने भी एक्सट्रीम क्राइटेरिया होते हैं, यानी कि एक तो मानेंगे कि जो हमारे पास मान लीजिए प्रॉफिट है, ठीक है, उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप उसमें फर्स्ट चूज करें, सेकंड या थर्ड। तो बेसिकली हमारे पास मैक्सिमम कितना आ रहा है उसका मिनिमम कितना प्रॉफिट आ रहा है, उन दोनों कंडीशंस को हम लेकर के चलते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। यानी कि जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास है, जितने भी डिसीजन हमारे पास हो सकते हैं उन सब डिसीजन को हम लेते हैं, उसमें भी मैक्सिमम कितना आउटपुट मिल सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, उनको लेने के बाद हम डिटरमाइन करते हैं फिर कौन सा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके लिए जनरली फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू सी मैच प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू सी, यानी कि अल्फा में एक इंडेक्स गिवन होता है आपका जो कि आपको स्पेसिफाइड होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। हम अपनी तरफ से नहीं लेते हैं, अगर हमें प्रोबेबिलिटी लेनी होती है और क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम इक्वल प्रोबेबिलिटी लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट आता है मिनिमस, यानी कि सैवरेज क्या आता है, ये जनरली होता है कि आउटकम जो होती है वो इक्वली लाइकली है आपके पास। इक्वली लाइकली का मतलब यही है कि या तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी होगी हर इवेंट की या डिसीजन के चूज करने की, सेकेंडली अगर नहीं है तो हम हर किसी को क्या लेकर के चलेंगे, इक्वली लेकर के चलेंगे। और जब जो एप्लीकेशन होता है यानी कि जो रिजल्ट टेबल बना करके आते हैं उसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स, और उसके बाद हम जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स बन जाती है उसके अकॉर्डिंग फिर हम कौन सा अप्लाई करते हैं, मिनिमम क्राइटेरिया जो है उसे यूज करते हैं जिससे हमारे पास जो भी बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो हमारी सेलेक्ट हो जाती है। जनरली हमारे पास ना एक क्वेश्चन इसमें अ मार्केटिंग मैनेजर हैज टू डिटरमाइन इन व्हिच ऑफ 2 रीजन अ न्यू प्रोडक्ट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि उसे 2 रीजन उसके पास है, उसे ये चूज करना है कि वो कौन से रीजन में अपना प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करे। द लेवल ऑफ सेल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन हाई, एवरेज और लो, यानी कि 3 कैटेगरी बना रखे हैं, सेल हाई होने की, एवरेज और लो होने की। He estimates that the probability associated with each of these outcomes are 0.25, 0.50 and 0.25 respectively। 3 प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 0.25, 0.50 एंड 0.25, यानी कि हाई की सेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.25, एवरेज सेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.50 और लो की हमारे पास कितनी 0.25 respectively। पेयर करके हमें गिवन है, यानी कि 2 रीजन है मेरे पास, एक तो साउथ ईस्ट है और एक कौन सा मेरे पास नॉर्थ ईस्ट। साउथ ईस्ट में हाई की कंडीशन है, एवरेज की और बैड की कंडीशन में दे रखी है। यूजिंग EMV एज अ क्राइटेरिया इन व्हिच ऑफ 2 रीजन शुड द प्रोडक्ट बी। अब हमें ये डिसाइड करना है EMV क्राइटेरिया से कि उसे कौन से रीजन में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसी क्वेश्चन में
आप सारे ही गुण कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर अप्लाई करना है कौन सा EMP क्राइटेरिया, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमें कौन से रीजन में अच्छा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है। दो है हमारे पास एक्शन A1 और एक एक्शन है हमारे पास A2। एक हाई है हमारे पास, एक एवरेज है और एक पुअर भी लिख सकते हैं इसे, या फिर एक बैड कंडीशन। नई वाले प्लेटफॉर्म कंसिडर करेंगे 0, ठीक है। नई का मतलब है उसे यहाँ से कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है या कोई भी सेल नहीं है, तो इट मीन उसको हम कंसिडर करेंगे कितना 0। उससे प्रोबेबिलिटीज दे देते हैं कितनी है, हाई के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी फॉर हाई तो कितनी है हमारे पास 0.25, प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेज हमारे पास है 0.50 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बेड की बात कर रहे तो कितनी है हमारे पास 0.2। पहले तीनों की प्रोबेबिलिटीज हमारे पास गिवन है। अब हमें इसका EMP क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला निकालना है। लेकिन EMP क्राइटेरिया आप निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे फॉर A1 इवेंट के लिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू होगी। EMP का मतलब होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू, जो प्रोबेबिलिटी है और इसकी वैल्यू जो है इससे हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 0.25 इंटू 40,000 प्लस 0.50 इंटू 30,000 प्लस 0.25 इंटू 20,000। मीन्स हमारे पास जो भी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है उनसे जो भी हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी थी उस प्रोबेबिलिटी से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से इसकी, थर्ड से इसकी, और इसके लिए एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू आ गई, वो आ गई हमारे पास कितनी 30,000। अब हम निकाल लेते हैं A2 के लिए। A2 के लिए एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू कितनी आएगी, 0.25 इंटू 70,000 प्लस 0.50 इंटू 20,000 प्लस 0.25 इंटू, यहाँ मिल रहा है तो हम वैल्यू कंसिडर करेंगे कितना 0। मिल का मतलब है कोई भी सेल हमारी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना है 27,500, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये दूंगा आपको चेक करेंगे, ठीक है। अब मुझे एक मॉनिटरी वैल्यू चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी का मैनेजर होगा तो वो ये चाहेगा कि उसको वहां से मैक्सिमम प्रॉफिट आना चाहिए। अब अगर हम देखें इसमें से A1 और A2 में जो हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है वो किसमें आ रहा है, A1 के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब मैनेजर जो हमारे पास है रीजन A1 टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, तो यानी किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए कौन सा रीजन चुना होगा, उसे डिसाइड करना होगा, उसे सेलेक्ट करेगा कौन सा रीजन, A1 रीजन। और A1 रीजन का मतलब है कि उसे कौन सा रीजन जाएगा हमारे पास साउथ ईस्ट, ठीक है। तो जनरली जब भी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज गिवन होती है और हमारे पास वैल्यूज गिवन होती है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन को चेक करेंगे। इन केस यहाँ पर कॉस्ट गिवन होता तो कॉस्ट में हमें चेक करना होता क्या मिनिमम, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रॉफिट की बात आएगी या हमारे पास सेल्स की बात आएगी, प्रोडक्शन की बात आएगी तो मैक्सिमम को देखेंगे, और जब भी हमारे पास कॉस्ट की बात आएगी, लॉस की बात आएगी तो हम उसको चेक करते हैं मिनिमम वैल्यू। तो जब हमने EMP से कैलकुलेट किया तो फर्स्ट A1 की वैल्यू है हमारी 30,000 और A2 की वैल्यू है 27,500। इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो कितनी हमारी 30,500। तो इट मीन्स जो हमारे पास जो भी यूजर है वो चूज करेगा कौन सा स्ट्रेटेजी, A1 स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये हमारे पास EMP क्राइटेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। Consider a hypothetical pure matrix representing a maximizing problem of decision maker faced with total uncertainty। यहाँ पे कंडीशन है उसकी किसकी, अनसर्टेनिटी की कंडीशन है टोटली। फाइंड आउट द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी कंसीडरिंग दैट इज ए पार्शियल ऑप्टिमिस्टिक for this criteria with the coefficient of optimism 60%।
ध्यान देखिए ऑप्टिमिस्ट होने के इसके चांसेस कितने हैं 60%, तो नॉन ऑप्टिमिस्ट कितने होगा इसके 40%। एंड सेकेंडली ही इज एक्सट्रीमली पेसिमिस्ट मीन सर्विस क्राइटेरिया, यानी कि एक तो हमें सर्विस क्राइटेरिया यूज करना है और दूसरा हमें यूज करना है रूबिस क्राइटेरिया। देखिए हमारे पास एक डिसीजन है हमारे पास, देखिए हमारे पास टेबल है, ये हमारे पास स्टेट ऑफ नेचर है एंड एंटिटी, और ये हमारे पास डिसीजन है A1 से लेकर के A4 तक। अब सबसे पहले हमें ट्राई करना है कौन सा रूबिस क्राइटेरिया। रूबिस क्राइटेरिया में भी उससे दे दिया ऑप्टिमिस्ट कितना दिया उसे इक्वल टू दिया था 60%, यानी कितना आएगा इसके चांसेस 0.6, अल्फा कितना आएगा मेरे पास 0.6। ठीक, अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था रूबिस क्राइटेरिया में, जो हमारे पास HI निकलता था वो क्या था अल्फा सीनेक्स प्लस 1 माइनस अल्फा सी। ठीक, अब हमें डिसीजन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या निकालना है, A1 डिसीजन है, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले H1 निकाल के सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर A1 के लिए हमारे पास जो H की वैल्यू आएगी वो क्या है अल्फा। अगर हम बात करें इस पूरे में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है हमारी 200, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 0.60 इंटू कितना आ गया 200 प्लस 1 माइनस अल्फा, और उसके बाद क्या है हमारे पास सी मिनिमम अगर हम पूरे में चेक करें तो मिनिमम हमारे पास कितना है -100, तो वैल्यू कितनी आ गई -100। ठीक है, आप इसे इतना भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो हर किसी के लिए अपनी वैल्यू अलग बना लीजिए, यानी कि यहाँ डिसीजन लिख लीजिएगा, अगर आप चाहें तो एक से से बना सकते हैं, और यहाँ पे मैक्स लिख लीजिएगा वैल्यू, और यहाँ पे इसकी मिल लीजिए। फर्स्ट में जो मैक्सिमम है वो कितना है 200 माइनस मिनिमम कितने -100। सेकेंड की बात करें A2 की, तो मैक्सिमम हमारे पास कितनी है 140, और मिनिमम जो हमारे पास है वो कितनी है 25। A3 की बात करें तो मैक्सिमम हमारे पास है कितना 300, और मिनिमम हमारे पास है कितना -60। A4 की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हमारे पास कितना है 400, और मिनिमम हमारे पास है कितना -140। ठीक है, अब इसके बेस पर यानी कि मैक्सिमम भी आ गया हमारे पास, मिनिमम भी आ गया, और हम सारी वैल्यूज को क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम इसे देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी ये कितनी आ गई हमारे पास 120, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 0.4 हमारे पास ये आ गया, और ये आ गया -40, तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया 1। ठीक है, सेम ऐसे हम A2 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर A2 की जो वैल्यू आ गई वो हमारे आएगी ऐसे कैलकुलेट करके 94, और A3 के लिए जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ रही है 156, और A4 के लिए जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास कितनी आएगी 186, यानी कि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई 80, 94, 156, 186। ठीक है, अब हमारे पास क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमिज्म। क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिमिज्म का मतलब है हमें ये देखना है कि हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कितनी आई। अगर हम देखें चारों में तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 186, दैट इज रिलेटेड टू A4, यानी कि जो भी आपका डिसीजन होगा वो क्या होगा हमारे पास डिसीजन चूज इज A4, यानी कि A4 डिसीजन को वो क्या करेगा चूज करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया होता है रूबिस क्राइटेरिया।
इसमें हमारे पास एक चीज और आती है मोटिव क्राइटेरिया के साथ साथ, अगर मुझे इसी में मैक्सिमम क्राइटेरिया निकालना है, इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक मैक्सिमम और मिनिमम क्राइटेरिया और समझा देती हूँ किस तरीके से करना है आपको। अगर आपके पास मैक्सिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम का मतलब होता है आपके पास, मैक्सिमम का मतलब है मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम। अगर हम A1 में देखें, A1 का मैक्सिमम जो है वो कितना है हमारे पास, मिनिमम कितना है A1 का -100। A2 की बात करें, A2 का मिनिमम जो है वो हमारे पास कितना है 25। A3 की अगर हम बात करें तो A3 का जो मिनिमम है वो हमारे पास कितना है -60 और A4 का हमारे पास मिनिमम कितना है -140। इनके मैक्सिमम का मतलब है अब इन सबका मैक्सिमम ऑफ दिस वैल्यू, और मैक्सिमम इन सबका कितना है हमारे पास 25। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारे पास अगर हमें दे रहा है मैक्सिमम क्राइटेरिया। ठीक है, अगर मिनिमम है तो यानी कि मैक्सिमम का हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट। ठीक है, मीन्स अब हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स करेंगे, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फिर उसका हम मिनिमम जो है उसे चूज करेंगे उसका। ठीक है, तो ये दोनों क्राइटेरिया आप करके देख लीजिएगा, सेम एज एवरेज मिनिमम क्राइटेरिया है, ये आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया और मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप डिस्कस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास इसके आते हैं एवरेज का रिलेटेड फैक्टर्स, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू सो मच।